अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। इस देश में राजनीति कुछ इस तरह की हो गई है कि हर काम में मुद्दा धर्म और जाति का बन जाता है। एक चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि हर राज्य में अब वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, नई वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन इसमें भी नेताओं ने हिंदू मुसलमान खोज लिया है। इसीलिए आज पूछ रही हूं कि टोपी मस्जिद मीनार, अब इस पर भी आर पार होगा क्या? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इस देश में अब मुसलमान को टीका लगाना पड़ेगा, यह बताने के लिए कि वो हिंदुस्तानी है। ये ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी एक वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव होगी। वहां से भी फर्जी वोटर हटाए जाएंगे, घुसपैठिए हटाए जाएंगे। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी तो पहले ही कह चुके हैं कि ये वोटर लिस्ट का काम एनआरसी जैसा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, वो एनआरसी जिसका पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था। अब उनके यानी कि ओवैसी के विधायक बिहार में कहते हैं कि सरकार को मस्जिद मीनार देखते ही सिर्फ घुसपैठिए नजर आते हैं, यानी कि इस देश में हर मुसलमान सरकार को घुसपैठिया नजर आता है। ये असदुद्दीन ओवैसी के विधायक कह रहे हैं। क्या यह हकीकत है? इस देश में क्या हर मुसलमान को घुसपैठिया बना दिया गया है? जब ऐसा नहीं है तो फिर यह बयान देकर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आज मैं महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि एक वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन उसमें भी अब हिंदू मुसलमान चिन्हित कर लिया गया है। इसी के साथ साथ आज संसद में जो तस्वीर देखने को मिली वो हमें ये पूछने पर मजबूर कर रही है कि क्या कागज नहीं दिखाएंगे जैसी ही एक और सियासत ये देश देखेगा? कागज फाड़ेंगे वाली सियासत। जब इस देश में एनआरसी का मुद्दा उठा था जिसमें सबको अपने कागज दिखाने थे, तो आवाज विपक्ष की तरफ से आई थी कि कागज नहीं दिखाएंगे। सबको कहा कागज मत दिखाओ, जो कागज मांगे उन्हें सीधे कहा कि कागज नहीं दिखाएंगे। अब जब वोटर वेरिफिकेशन की बात आ रही है तो क्या विपक्ष कह रहा है कागज फाड़ेंगे? क्योंकि आज संसद में यही हुआ है। संसद में विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से कागज फाड़े और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिखाने के लिए अगर कागज मांगे जाए तो कुछ इसी तरह से फाड़ दिए जाए। वोटर लिस्ट को अगर रिवाइज किया जाना है तो उसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्या फर्जी वोटर की छटनी नहीं होनी चाहिए? आज महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूं। क्या घुसपैठियों को देश में वोट का हक होना चाहिए? आज महाभारत में सवाल ये भी पूछ रही हूं। अगर नहीं तो फिर ये कागज फाड़ प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आज महाभारत में यही सवाल पूछूंगी। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस सियासत पर बोलने की हिम्मत दिखाएंगे या नहीं? आज महाभारत में सवाल। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कब समझेंगे हम भारतीय हैं? कब? क्या जब हम टीका करेंगे? अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भी वोटर लिस्ट रिवीजन होगा और फारूक अब्दुल्ला कैसे मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये सुन लीजिए। कब समझेंगे हम भारतीय हैं? कब? क्या जब हम टीका करेंगे? मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा और मुसलमान मरूंगा, मगर मैं भारतीय मुसलमान हूं, पाकिस्तानी या चीनी मुसलमान नहीं। कब आप हिंदुस्तान के मुसलमान पे भरोसा करेंगे? कब? जम्मू कश्मीर, बंगाल, बिहार, पूरे देश में अब वोटर लिस्ट अपडेट होगी, घुसपैठियों को निकाला जाएगा। तो उधर ओवैसी के नेता फारूक से भी एक कदम आगे बढ़ गए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बहाने मुसलमानों को भड़काने का प्लान करने में जुट गए। हमारी दाढ़ियों टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है या बांग्लादेशी है? मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी दो टुकड़ा हो जाता। बिहार हो, दिल्ली या हैदराबाद, ओवैसी के नेता क्या भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं?
बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाकर इसे एनआरसी जैसी कार्रवाई बताने वाले ये शौकत अली हैं, जो ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाकर भड़काने की कोशिश में लगे। एक तरीके से एनआरसी करवाई जा रही है, मुसलमानों को निकाला जा रहा है और भी समाज के लोगों को, जो पिछड़े समाज के लोगों को है। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवैध वोटरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेता इसे मुसलमानों पर अत्याचार की बात कह रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और उनके सहयोगी दल खुलकर हमलावर हैं। क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? वो वोटर नहीं रहेंगे। इस देश की सरकार चुनने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है। हर वो व्यक्ति जो घुसपैठिया है, जो देश का नहीं होकर भी इतने बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस सूची से बाहर होना चाहिए। जो सही व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए और जो गलत है वो जुड़ना नहीं चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी गठबंधन पूरे देश में बवाल करने के मूड में दिख रहा है, क्योंकि घुसपैठियों पर कार्रवाई बिहार में भी होगी, बंगाल में भी और असम में भी। पर टारगेट फर्जी वोटर है तो डर क्यों है? संसद परिसर में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आज वोटर लिस्ट रिवीजन के पेपर को फाड़कर इसका विरोध और बहिष्कार किया। ऐसे में सवाल ये है कि ये फर्जी वोटर का समर्थन कौन करता है? वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग अपनी सफाई दे चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार को हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा बना दिया गया है। क्या भारत में घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? क्या फर्जी आधार बना रहे घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नेता ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि घुसपैठियों पर कार्रवाई हर मुसलमान पर कार्रवाई है? सवाल ये भी कि अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई से टोपी और टीका, मस्जिद और मीनार की बात क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद फैज खान कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, शादाब शम्स चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राशिद शरीफ साहब प्रेसिडेंट है साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अब सीधा सवाल उसी से शुरुआत करूंगी, क्योंकि ये बार बार कह रहा है, अगर प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ आ गए तो उन्हें जरा स्क्रीन पर ले लीजिए, क्योंकि एक ड्राइव वोटर वेरिफिकेशन की चल रही है, लेकिन उसे लेकर सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है, मैं पहले मैं बहुत जल्दी अगर इन बयानों पर भी एक रिएक्शन ले लूं जो कि मुसलमान नेताओं के आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक ड्राइव शुरू की गई है, पूरे देश में होगी, नेताओं के बयान क्या आ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं इस देश में मुसलमानों को अब टीका लगाना होगा, तभी पता चलेगा वो भारतीय हैं। बयान कैसे आ रहे हैं? ओवैसी साहब के विधायक कह रहे हैं कि टोपी, मस्जिद, मीनार देखते ही इन्हें सिर्फ घुसपैठिए नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता है। ये सरकार यही करती है। आपका रिएक्शन इस पर सर? देखिए, मुसलमानों को भड़काने का प्रयास लंबे समय से ये तथाकथित सेकुलर दल करते रहे हैं और मुसलमानों को भड़काकर ध्रुवीकरण कर उनके वोट को हासिल कर वोट बैंक की राजनीति करते रहे। वो एसआईआर के मुद्दे पर भी इसी तरह की राजनीति करने पर आमादा है। मोहम्मद फैज जो हैं, आप ही के पैनल में बैठे हुए हैं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, ये भी टोपी लगाते हैं। मोहम्मद फैज को आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनको घुसपैठिया कह दे। यहां तक कि स्वयं फारूक अब्दुल्ला को किसी ने, जो उनसे हम लोग बहुत तमाम मुद्दों पर असहमत होते हैं, लेकिन किसी ने आज तक फारूक अब्दुल्ला को घुसपैठिया कहा क्या? असदुद्दीन ओवैसी से हमको बहुत आपत्तियां हैं, बहुत सारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी असदुद्दीन ओवैसी को घुसपैठिया कहा क्या? इस पैनल में साजिद रशीदी जी बैठे हैं, हम कई बार एक दूसरे से जो है भिड़ते हैं तर्कों पर, लेकिन हम साजिद रशीदी जी को घुसपैठिया कह सकते हैं क्या? लेकिन जो घुसपैठिया है उसको घुसपैठिया कहने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर किसी से अगर उसकी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, किसी पर घुसपैठिया होने की आशंका है
और उस घुसपैठिए के पास दस्तावेज नहीं है और घुसपैठिया सिद्ध होता है, उस घुसपैठियों को निर्वासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वो किसी मजहब विशेष का है, क्यों किसी विशेष विचारधारा का जो है वोटर है? ये तो नहीं हो सकता ना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया है, वह संविधान भारत के नागरिकों को ही नागरिक अधिकार देता है ना। उस संविधान ने किसी का मजहब पूछ के उसके मजहब के आधार पर नागरिकता देने की कोई व्यवस्था दी नहीं है। हाँ। उसको मतदाता होने का अधिकार घुसपैठिया होने का रोहिंग्या कोई है। इस दुनिया में दर्जनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन उन रोहिंग्या को कोई शरण क्यों नहीं देता, अपनी नागरिकता क्यों नहीं प्रदान करता? अमीर देश है सऊदी अरेबिया, रोहिंग्या को पालने की उसके पास आर्थिक क्षमता है। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं दे रहा है उनको कि नागरिकता प्रदान कर दे, यूएई नागरिकता प्रदान कर दे, इजिप्ट नागरिकता प्रदान कर दे, क्यों नहीं कर देता? भारत में उनको नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए? सही किस आधार पर मिलनी चाहिए? सही बात है। उनको मतदाता क्यों बनना चाहिए? अब जो बात उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ। अब प्रेम शुक्ला जी, आपने कुछ नाम लिए, मैं स्टूडियो में जरा एक बार इस डिबेट को ओपन करती हूँ, उसके बाद मैं रशीदी साहब के पास जा रही हूँ, राशिद शरीफ साहब को आप देख सकते हैं, उनके पास जाऊंगी, शादाब शम्स साहब के पास जाऊंगी, लेकिन मैं पहले स्टूडियो में आ रही हूँ। फैज खान साहब यहाँ खड़े हुए हैं और जवाद साहब खड़े हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई आपको कभी घुसपैठिया कहता है कि नहीं? कोई नहीं कहता है। जवाद साहब, आपको कोई घुसपैठिया कहता है? मुझे नहीं लगता कोई कहता होगा। तो ऐसे में अगर ये एक पूरी ड्राइव नेताओं के बयान, राजनीति ऐसी हो गई है कि खोज ही लेते हैं कि उसमें भी हिंदू मुसलमान कैसे बनाएं, कि ये मुसलमान है तो तुम घुसपैठियों के नाम पर निकाल दिए जाओगे। ये वाली राजनीति अब वोटर लिस्ट में भी आ गई है। जवाद साहब, क्या जरूरत है इसकी? चारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय सब। जय हिंद सर। देखिए, मैं तो इसको SIR को आज भी कह रहा हूँ, और जो पूरे अब कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है करेंगे, ये बैकडोर से NRC करी जा रही है। आप क्रोनोलॉजी को पहले समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने इन्हीं लोगों से वोट ले लिया, आप सत्ता पर भी काबिज हो गए, लेकिन अचानक से चुनाव आयोग को याद आ रहा है, और कितने कम समय में याद आ रहा है कि भाई साहब कितने 50 से 60 लाख लोग सिर्फ बिहार में होंगे। और ये कौन लोग होंगे? ये होंगे दलित, ये होंगे OBC, ये होंगे माइनॉरिटी समुदाय के लोग। क्योंकि आसाम के अंदर जब आपने NRC करी, और महिलाएं होंगी, चौथा महिलाएं, जब आसाम के अंदर आपने NRC करी, उस NRC को आप उठा के देखेंगे, पता नहीं डेटा अब रह गया है या उड़ गया है, जैसी हमने अफवाहें सुनी थी, या सही बात है। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग निकले थे? सबसे ज्यादा महिलाएं निकली थी। और कौन लोग थे? हिंदू समाज के लोग थे। और कौन लोग थे? जो OBC थे, SC ST और आदिवासी समाज के लोग थे। ये डेटा कहता है, ये मैं नहीं महिलाएं, भारत सरकार का डेटा कह रहा है। ये बैकडोर की जो NRC करी जा रही है, ये बैकडोर की NRC है जी। ये बैकडोर की NRC है। देखिए जवाद साहब, मैं इस वोटर लिस्ट को लेकर कई बार डिबेट कर चुकी हूं। आज मैं स्पेसिफिकली उन बयानों पर डिबेट कर रही हूं जो मुझे लगता है कि दो धर्म के लोगों के बीच आग लगाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अब उन्हें वोटर लिस्ट की पहली बार नहीं हो रहा है जब धर्मों के बीच आग लगाने की एक कोशिश है। लेकिन अब अगर वोटर लिस्ट अपडेट होगी तो उसमें भी धर्मों के बीच आग लगाने की एक कोशिश कर लीजिए। वो जरा बयान चलाइए अमिताभ स्क्रीन पर, जिनको लेकर मैं ये बात कह रही हूं। क्योंकि जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मुसलमान को तिलक लगाना पड़ेगा, तो आप क्या सहमत है इससे फैज साहब? वो ये कह रहे हैं कि अब तो मुसलमान को तिलक लगाना पड़ेगा इस देश में तय करने के लिए, बताने के लिए कि वो भारतीय है। ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जैसे इस देश में हर मुसलमान को घुसपैठिया ही बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया अस्सलाम वालेकुम। सारे मुसलमानों को सलाम कर रहा हूँ। भारत देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस में बैठकर, राजधानी में बैठकर देश के तमाम मुसलमानों को मैं सलाम कर रहा हूँ। टोपी पहनकर कर रहा हूँ, दाढ़ी रखकर कर रहा हूँ, एक बड़ी एंकर सुचरिता जी के सामने कर रहा हूँ, और कोई मुझे नहीं रोक रहा है मेरे कुरान शरीफ की आयत पढ़ने से, मेरे टोपी रखने से, मेरे दाढ़ी रखने से कोई मना नहीं कर रहा है। तो ये फारूक अब्दुल्ला अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को भड़काने की राजनीति, वर्गलाने की राजनीति बंद करें कि तिलक लगाना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब,
आप अपने हिसाब से सलातो सलाम भी पढ़ सकते हैं, और मैंने वीडियो देखा आप राम जी का भजन भी गा रहे हैं। इसकी स्वतंत्रता भारत आपको देता है। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा टोपी, सबसे ज्यादा दाढ़ी और सबसे ज्यादा सजदा पूरी दुनिया के किसी मुल्क पे होता है तो वो सरजमीन हिंदुस्तान में होता है। ये जो फारूक अब्दुल्ला और तथाकथित मुसलमान नेताओं का बयान आ रहा है ना, ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। और कैसा प्रेरित है मैं बताऊं कि मुसलमानों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तिलक लगाना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जाते जाते कह कर गया था इस देश को तोड़ने के लिए कि मुसलमानों तुम जो यहां रह गए होगा तो तुम्हारे ऊपर हिंदू भरोसा नहीं करेगा, तुम हिंदुस्तान में रहोगे। ये जिन्ना की ही विचारधारा को बार बार आगे बढ़ाते हैं कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, जबकि जिन्ना ने इतना बुरा किया भारत के साथ। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे देखो, भारत का विभाजन देखो, उसके बाद भी देखिए भारत जैसे ही स्वतंत्र होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब विश्व आधी रात को सो रहा होगा और भारत स्वतंत्रता की सांस ले रहा होगा तो लाल किले की प्राचीर पर बैठकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। मुसलमानों पे भरोसा नहीं है। नहीं फैज साहब देखिए, मैंने इस देश में और पिछले कुछ सालों में ये राजनीति देखी है जिसमें हर मुद्दा ऐसा है जो अगर कोई कोशिश की जा रही है किसी भी चीज को ठीक करने की तो उसमें ये बोल दो कि मुसलमानों के खिलाफ है। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है जवाद साहब, ये पहली बार है क्या? एनआरसी में जो बात करी है कागज नहीं दिखाएंगे, आज तो बोल दिया कागज फाड़ देंगे। जो आज संसद में किया कागज फाड़ देंगे, वो सबको एक इशारा है कि आप कागज फाड़ दीजिए, कागज मत दिखाइए, वोटर लिस्ट में मत दिखाइए। ये कोशिश नहीं है क्या? कानूनों को, रशीदी साहब को लीजिए स्क्रीन पे। चीजों को बिल्कुल फाड़ करके डस्टबिन में फेंकना चाहिए। नहीं, क्यों फेंकना चाहिए? क्यों फेंकना चाहिए? क्यों फेंकना चाहिए? एक वोटर लिस्ट बन रही है, एक वोटर लिस्ट सुनिए, एक वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश है, एक वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश है, क्यों फेंकना चाहिए? नहीं, संविधान ये होना ही चाहिए, लिखा हुआ है कि संवैधानिक हक है, ये संवैधानिक हक है। रोहिंग्या को विरोध होगा उस चीज बांग्लादेश वाले व्हाट इज आर्टिकल 326 भारत का नागरिक होगा वही वोट दे पाएगा। भारत का नागरिक जो नहीं होगा उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। सरिता जी, मैं आपसे सहमत हूं। एक मिनट अच्छा ठीक है, एक एक करके ठीक है, एक सेकंड मैं बाहर जा रही हूँ जरा मेहमानों के पास। अच्छा एक मिनट, जवाद साहब बड़ा सा एक सेकंड। अच्छा ठीक है, रशीदी जी को लीजिए स्क्रीन पर। रशीदी जी, अच्छा ठीक है, फैज साहब ठीक है, एक सेकंड भाई, एक मिनट। फैज साहब किसके सपने थे पर इस कदर प्यारे न थे। ठीक है, अब मैं जरा रशीदी से आपके पास जा रही हूँ। रशीदी साहब जरा ये बताइए, जो बात अभी जवाद साहब ने यहाँ पर चिल्ला कर कही है कि इस तरह का कोई भी अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसे फाड़ के फेंकना ही जरूरी है। जो संसद में किया प्रतीकात्मक रूप से वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये वोटर लिस्ट बनाई जा रही नहीं तो उसे फाड़ के फेंक दो। इसे उन बयानों के परिप्रेक्ष्य में बात करिए जो मुसलमान नेता दे रहे हैं। रशीदी जी, देखिए, कल एक खबर इलेक्शन कमीशन की बाहर आई थी, हाँ, उसको समझने की जरूरत है। हाँ, उसमें बताया गया था कि 20 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है। ठीक है। 28 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपना पता तब्दील कर लिया। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है। और 15 लाख के फार्म अभी तक वापस नहीं हुए। ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है। सवाल ये है कि ये जो 20 लाख लोग हैं जो मर चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, इनका वोट कौन पार्टी लेती रही बराबर। और ये भी जांच का विषय है कि ये कब से मरे हुए हैं, क्योंकि मैंने कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो भी देखी है कि एक लड़का आता है वोट डालने के लिए, वो अपनी दादी का नाम पता करके पूछता है कि इसने वोट डाल दिया क्या। तो उन्होंने कहा जो वहां पर्ची लिए बैठे थे कि हाँ वो तो डाल के काफी देर की चली गई। तो वो रोने लगा। उसने कहा कि मेरी दादी 8 साल से मरी हुई है, सिर्फ वोट डालने आती है, हमें घर में मिलने क्यों नहीं आती।
तो ये जो इस तरह से वोटर लिस्टों में जो धांधलियां हैं, ये अगर इनमें सुधार हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इन वोटों से लाभ किसको है? इन वोटों से फायदा किसको है? हम जब छोटे छोटे थे हम देखते थे कांग्रेस पार्टी के वक्त में 25-25, 30-30, 50-50 गांव बूथ कैप्चर होते थे। उनका आदमी आता था, वो ठप्पे मारता था और चला जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बात नहीं करता था, कोई राजनीति नहीं होती थी, दादागिरी चलती थी। अब ये जो राजनीति हो रही है, और राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर हो रही है। हाँ। रशीदी जी, और ये राजनीति सारी दुनिया में हो रही है मुसलमानों के नाम पर, और लोगों की रोजी रोटी चल रही है मुसलमानों के नाम पर। हाँ। हमें तो फख्र होना चाहिए कि देश के सारे चैनल मुसलमान के नाम पे चल रहे हैं, देश के सारे अखबार मुसलमान के नाम पे चल रहे हैं, देश का सारा सोशल मीडिया मुसलमान के नाम पे चल रहा है। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हम केंद्र बिंदु हैं और हमारी वजह से लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, सवाल ये है कि ये लोग मुसलमानों को ही डराने का काम क्यों करते हैं? हिंदू वोटरों को क्यों नहीं डराते? ये देखिए, मुझे लगता है रशीदी जी, हिंदू वोटरों को कोई नहीं डराता। जितनी क्लैरिटी से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है, बहुत से घरों की आपने कहानी बता दी, दादी नानी जा रही हैं वोट डालने, घर नहीं आती हैं। मुझे लगता है ये कहानी अब इसके बाद वायरल हो जाएगी। जो रशीदी साहब ने आज उदाहरण दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है, यही हो रहा है, यही हो रहा है रशीदी साहब। इसीलिए ये एक ड्राइव शुरू की गई है, और उसमें ये जो तड़का डाला गया कि भाई मुसलमानों को तिलक लगाना पड़े, मुसलमानों को तो जहां दाढ़ी टोपी दिखती है वहां इन्हें घुसपैठिए नजर आते हैं। भाई राशिद साहब, मुझे जरा बता दीजिए, मेरे साथ राशिद शरीफ साहब स्क्रीन पर बैठे, शादाब शम्स जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। राशिद शरीफ साहब, आपकी भी दाढ़ी टोपी, लेकिन घुसपैठिए नहीं है सर आप, और कोई बोलेगा भी नहीं आपको, कोई नहीं बोल रहा आपको, लेकिन ये डर जरूर दिखाया जा रहा है कि भाई दाढ़ी टोपी तो देखिए इन्हें घुसपैठिए नजर आते हैं, हमें नहीं दिखते आप घुसपैठिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं भी हूँ भी, और दिखना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ना मैं शुक्ला जी को बोलता हूँ, ना मैं फैज साहब को बोलता हूँ ये बात। मैडम ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने दिल्ली से दोस्त को बुलाया था, मैं सुनिए, मैं दिल्ली के दोस्त को एक बुलाया था, मैं उनको बताया था कि भाई कैसा आ रहे हैं आप, तो वो बताया कि मैं प्लेन। अरे भाई आप हमेशा ट्रेन से आते ना? नहीं सर, माहौल अच्छा नहीं है। वो मौलाना जो कभी जिंदगी में जीन्स पैंट नहीं पहना, जो टी शर्ट नहीं पहना, डर के मारे हैं, सो उन्हें प्लेन से आया टी शर्ट और जीन्स पहन के, मेरे को देखे जब मेरे को हैरानी हुई कि ये क्या डर है, ये क्या दहशत है ये। तो इस तरीके का जो माहौल बन गया, इलेक्शन का जो माहौल है, घुसपैठिया जो चल रहे हैं। मैडम ये बात बताइए, आज है सो हमारे नीतीश कुमार है सो सीएम है, आज तक उनको नहीं आया दिमाग में ये बात? मोदी जी ते 11 साल निकाली, उनको आज तक दिमाग में नहीं आई ये बात। एंजॉय करते हो तो पूरा एंजॉय करे। अब जहाँ बिहार का इलेक्शन है, अब वहाँ पे डिस्टर्ब करो। अभी हमारे फैज साहब बड़े अच्छे बातें कर रहे थे, मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं, मुसलमान में टोपी पहना हुआ हूँ, दाढ़ी पहना हुआ हूँ, हिजाब किधर है, मदरसे किधर है, बुलडोजर किधर है, मुसलमानों की लॉन्चिंग किधर है, कोई चीज नहीं मालूम है फैज साहब आपको। इतना भी अनजान मत हो टीवी पे बैठ के, यार मुसलमान है आप, जो हक है वो बराबर बोलो, बिल्कुल बताओ कि हाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। मेरे नबी ने वतन से मोहब्बत करना सिखाया है, मैं पक्का मुसलमान हूँ, वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। चैनल पे देखा 100% अब्दुल्ला को चैनल पे मेरा सिर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकेगा, सिर कटाने की बात आएगी सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा। एक चैनल पे फारूक अब्दुल्ला को बैठ के मेरे नबी की शिक्षा है, हक बात है, जिस जमीन पर पैदा हुआ हूँ भारत माता की जय कहूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, सरकारी मुसलमान बनने की कोशिश कहूंगा, सरकारी मुसलमान बनने की कोशिश करो। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी टोपी पहना, मेरे चेहरे पे भी दाढ़ी है, मगर दर्द में वो है हिंदुस्तान का, दर्द में वो हिंदू मुसलमान बढ़ रहे हैं, दर्द है। सबसे ज्यादा सजदा पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं करता है। तुम जैसे सरकारी मुसलमान टीवी पे आके गलत बात करके लोगों को हिम्मत बढ़ा रहे हो, मैं आ रही हूँ, हिम्मत बढ़ा रहे हो तुम तमाशा करके। आप बताओ, मैं एक सुनिए राशिद साहब, आप ये कह रहे हैं
आप जब ये कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, सुनिए राशिद साहब, क्या आप वही वाली बात कर रहे हैं जो ये नेता कह रहे हैं भड़काने के लिए? मैं शादाब साहब से पूछती हूँ, शादाब साहब ऐसा है नहीं, आपने भी तो ट्रेन में सफर किया होगा, ऐसा तो नहीं हम सब ट्रेन में सफर करते हैं। वो कह रहे हैं ट्रेन में सफर करने से डर रहे थे, तो अब ये वाली तस्वीर पेश की जा रही है और इसीलिए वो कह रहे हैं जुल्म के आगे बोलो। ये वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव यहां तक पहुंच गई कि जुल्म के आगे बोलो वाली बात कही जाएगी। ये जुल्म हो रहा है। सुचरिता, आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए। शर्म इस बात की आनी चाहिए कि कमाल की बात हो गई आज जिस तरह की ओछी और हल्की राजनीति तमाम नेता कर रहे हैं। कोई तिलक और टोपी की बात कर रहा है। मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर तिलक और टोपी से पहचान होती तो अशफाकुल्लाह खान साहब जो शहीद आजम है, बताइए किसी ने उनके तिलक के बारे में पूछा क्या? किसी ने बता दीजिए ब्रिगेडियर उस्मान को तिलक के बारे में पूछा क्या? किसी ने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान तिलक लगाते थे कि नहीं, वो टोपी पहनते थे कि नहीं? किसी ने पूछा वीर अब्दुल हमीद की माथे पर तिलक था कि नहीं था? किसी ने पूछा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसने हमको परमाणु शक्ति बनाया, उन्होंने कभी तिलक लगाया कि नहीं लगाया? क्या मजाक बना दिया? ये देश को बांटने की साजिश चल रही है। एक तरफ मस्जिद में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी मीटिंग करते हैं, उसे हेडक्वार्टर बनाते हैं पार्टी का, वहां से मैसेज देने का काम करते हैं, तो कोई नजर नहीं आता। और ये बात कर रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म की। 1947 से लेकर आज तक भागलपुर, मलियाना, मुरादाबाद, मेरठ तमाम दंगे हुए, कौन जिम्मेदार है इसका? तब याद नहीं आई मुसलमानों का उत्पीड़न, तब दिखाई नहीं दिया, आज दिखाई दे रहा है। आज दर्द दिख रहा है मुसलमानों का, तब नहीं दिखा। बेगुनाह लोगों को जब सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था, आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, देश में कोई महफूज नहीं था, गाने बने थे कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम, जाने कब हो जाए किसी का तारा रा रम, तब नहीं दिख रहा था देश किस हाल में था। आज देश सही चल रहा है। आज वोटर लिस्ट की बात हो रही है भाई, किसी की गर्दन उतारने की बात थोड़ी हो रही है। देश के अंदर मैं ये कह रहा हूं, अभी बात आई एनआरसी की, क्यों नहीं होनी चाहिए एनआरसी भारत के अंदर? अगर ये एनआरसी है भी तो नहीं, उसमें कागज फाड़ेंगे, उसमें कागज फाड़ेंगे। अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, वो सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं है, पहली बात। नहीं अच्छा रुकिए ना, वो सरकार नहीं है, वो प्रेम जी बोलेंगे, वो प्रेम जी बोलेंगे, मैं उसका रिएक्शन प्रेम जी से लूंगी। एक मिनट रुकिए। नहीं अच्छा एक सेकंड रुकिए, वो यही बोल रहे हैं कि अगर एनआरसी हो रही है और वो कह रहे हैं अगर एनआरसी हो भी रही है तो गलत क्या है, वो ये कह रहे हैं। तो ये तो पहले भी सब बोल रहे थे भाई, किसी को दिक्कत नहीं थी, एक पक्ष को दिक्कत है, एक पक्ष को दिक्कत नहीं है। एक चीज एक चीज याद रखिए, आज जब मैं इन बयानों की बात कर रही हूं तो मेरे इस पैनल पर एक तिलकधारी प्रेम शुक्ला भी हैं और मेरे इस पैनल पर एक दाढ़ी और टोपी वाले साजिद रशीदी साहब भी हैं, राशिद शरीफ साहब भी हैं। तो ये वाली जो तस्वीर है ये हम क्यों भूल जाते हैं? मुझे लगता है हम एक युद्ध घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस देश का जो भविष्य है या फिर सरकार है तय करने के लिए कोई घुसपैठिया ये तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। वो राशिद साहब भी होंगे, वो प्रेम शुक्ला जी भी होंगे, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा भाई। तो प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि क्लोज डोर ये एनआरसी करना चाह रहे हैं आपको इधर से आप नहीं कर पाए तो आपने दूसरे तरीके से दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। प्रेम शुक्ला जी देखिए सुचरिता जी, ये सीए का विरोध कर रहे थे और पूरे देश को गुमराह कर रहे थे कि जैसे ही सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू होगा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। 1.5-2 वर्ष बीत गए, सीएए लागू हुए, एक मुसलमान का नाम बता दे पूरे देश में जिसकी नागरिकता चली गई हो। तो कैसे झूठ बोलते हैं ये, और उसमें मुसलमानों का नाम लेके झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं कि मुसलमान वो जिसका मुसल्लम ईमान हो, वो इतनी बड़ी बेईमानी की बात करते हैं उसके नाम पर। ये कौन सा ईमान है इतनी बड़ी झूठ बोलना? कहाँ का ईमान है ये? तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई ईमान नहीं है, साफ तौर पर बेईमान थे जो कि कह रहे थे कि सीएए लागू होने से भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब बात है एनआरसी लाना होगा, सरकार ले आएगी, घोषणा करके ले आएगी। आज अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, तो ये एसआईआर है
और इसमें अगर कोई कहेगा कि हम कागज फाड़ कर फेंक देंगे, फेंक दो, वो मतदाता नहीं बन पाएगा। अच्छा पूछिए अपने दस्तावेज। भाई यहाँ जवाद साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं वरुण जी के पास जाऊँ उससे पहले जवाद साहब पूछ रहे हैं, जवाद साहब पूछ रहे हैं आप ये बैकडोर एनआरसी है क्या आप प्रेम शुक्ला मान रहे हैं? पूछिए अपना सवाल। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, शम्स तबरेज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उत्तराखंड सरकार के भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई हाँ ये एनआरसी के तरीके से होगा और हम एनआरसी का विरोध भी नहीं करते हैं। यहाँ पे फैज साहब भी कह रहे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम और तीसरी नहीं वो कह रहे हैं विरोध करेंगे, भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं विरोध करेंगे, आप कह रहे हैं विरोध। अच्छा जरा स्टूडियो में ले आइए जरा एक बार देख ले देश की जनता का विरोध करते हो अभी। अच्छा एक सेकंड एनआरसी का विरोध, एनआरसी का विरोध क्यों है? बहुत संक्षेप में अगर बैकडोर एनआरसी है जरा लोगों को याद दिलाइए। एनआरसी का विरोध सिर्फ इसलिए है गैर संवैधानिक है और सबसे बड़ी बात यहाँ के दलितों पे सही कहा कि मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहा है, दलितों पर होगा, दलितों पे भी अत्याचार हो रहा है, ओबीसी पे भी अत्याचार हो रहा है, ये नया एजेंडा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। ठीक है बताइए, अब आपने बताया, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है मैं फैज साहब के पास एक मिनट रुक जाइए, अब आपने बात रखी, आप बोलिए। है सुचरिता जी जो ये कहता है मेरे प्यारे 140 करोड़ भारतवासियों, और दूसरा पक्ष कहता है एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक ईसाई मुसलमान जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र अंदर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। अरे हम 140 करोड़ भारतीयों की बात करेंगे, ना केवल जाति की जाति क्यों बताइए, केवल धर्म की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आप अपनी जाति होते हैं, उनकी को लेंगे, ठीक है ओके एनआरसी को ले। अरे ठीक है एक सेकंड मेरे स्क्रीन पर वरुण जी शादाब जी प्रेम जी एक मिनट अच्छा ठीक है 30 सेकंड्स कंप्लीट करिए। टेल मी वन थिंग, वी आर थियोक्रेटिक नेशन और डेमोक्रेटिक नेशन। भारत देश में एक धार्मिक नेता देश के राजनीतिक पार्टियों के सांसद को बुलाता है, उन्हें गाइडलाइन देता है कि आसाम जाओ, गाजा जाओ, ये बोलो वो बोलो, और कहते हैं मुसलमान असुरक्षित। वो धार्मिक नेता मुसलमान है जो देश के सांसदों को 5 स्टार होटल में बुलाकर उन्हें गाइडलाइन दे रहा है। जमीयत की बात कर रहे हो, जमीयत की बैठक की बात कर रहे हो, जमीयत की बैठक की बात कर रहे हैं। मैं एक बार वरुण जी के पास जाऊंगी, जमीयत की बैठक की बात वो कर रहे थे, अब मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूँ, शादाब जी आ रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। वरुण जी आज वो जो हमने देखा है कागज फाड़ प्रदर्शन जो संसद परिसर में हुआ, एक तरफ कागज नहीं दिखाएंगे आज कागज फाड़ देंगे, वो वाला प्रदर्शन था आज। सर ये सब करने की क्या जरूरत है? हम ये नहीं होने देंगे वोटर वेरिफिकेशन, क्यों ऐसा डर लग रहा है? आप ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं पूरे देश को कि देखिए हम खुलकर इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये हमारे देश के मुसलमानों दलितों, अब सबको जोड़ दिया है, ये सब के खिलाफ है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, सबके खिलाफ। सुचारिता जी 65% वोट को करीब तकरीबन 65% वोटों को जो रिप्रेजेंट करते हैं जनप्रतिनिधि संसद में, वो या तो वो मूर्ख हैं और खाली मोदी सेंट्रिक लोग जो 35% को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सीटें ज्यादा आ गई हो नंबर में, तो वही विद्वान है, बाकी सब मूर्ख। लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष कोई बात उठा रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। अब वो क्या तरीका अपना रहा है क्या नहीं अपनाने को, मिलिशिया फॉर्मेट तो है नहीं देश में कि मोदी जी के जो अनुयायी हैं वो जैसा फॉर्मेट बताएंगे वैसे विपक्ष चलेगा। दूसरी जो अभी तक चर्चा मैंने कल भी करी थी, आपसे पहले भी हुई, आपके पास तो दिव्य ज्योति है, जैसे महाभारत में संजय के पास थी दिव्य शक्ति है। आप जो है पहले से बता रहे हो कि आग लग रही है, डेफिनेटली देश के अंदर आग लग रही है, पूरे देश में आग लगने वाली है। राहुल गांधी ने भी कुछ समय अरसे पहले कहा था कि देश बारूद के ऊपर चल रहा है, और वो बात सही है, लेकिन वोटर रिवीजन होने में कोई आपत्ति की बात नहीं। कोई विपक्ष करता है वो मूर्खता की बात। वोटर लिस्ट का एक प्रक्रिया है, समय समय पर ऑल्ट्रेशन एडिशन होता रहता है, लेकिन जो टाइमिंग है और जो 2024 का मैंने कल भी कहा था चुनाव था, उसके पहले अगर ये सारे पूरे देश का आप जोड़ो, अगर ये फर्जी वोटर थे तो चुनाव रद्द होना चाहिए लोकसभा का 2024 का, अगर फर्जी थे। दूसरा, बिहार की जब हम बात करें तो बिहार में अगर आप 65 लाख वोटर तकरीबन ये रद्द करेंगे तो वो जो मनरेगा है, फ्री राशन है, दूसरी योजना है, उस पर जांच होनी चाहिए, कितना अरबों रुपए का घोटाला है, स्कैम है, क्या है, वो चीजें तो देखने वाली, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। वो तो बाद में ऐसा क्यों? भाई वरुण जी वो तो बाद में होगी। आप एक बात बताइए, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ वरुण जी, क्योंकि आप खरी बात करते हैं, वो कई बार आपकी पार्टी के खिलाफ भी होती है तब भी आप बोलते हैं। आप मुझे बताइए इस देश में
आज से बोल रहे हैं या पता नहीं कब से बोल रहे हैं कि भाई कितने ऐसे बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां पर घुसपैठियों की एंट्री है, जहां पर रोहिंग्या इलीगली रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं। अगर उसको साफ करने की एक मुहिम चुनाव आयोग चलाता है तो वरुण पुरोहित उसका समर्थन नहीं करते हैं? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि समर्थन होना चाहिए, रिवीजन होता है, रेगुलर प्रक्रिया है ऑल्ट्रेशन एडिशन की, नए वोटर भी जुड़ते हैं, उसकी मुहिम भी चलाता है, एनजीओ को फंड भी करता है। चुनाव आयोग के आप लाइए, नए वोटर्स को जुड़ाइए, ज्यादा वोटिंग कराइए, उसके भी विज्ञापन होते हैं। लेकिन इसी समय क्यों और 2024 का जो चुनाव मैं कह रहा हूँ ना, उसमें क्यों नहीं किया गया? अगर उससे पहले जो रिवीजन हुए या ऑल्ट्रेशन एडिशन हुए मतदाता ये तो कभी नहीं कहते कि 370 2014 में आते ही क्यों नहीं हटा दिया? आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आप इसके लिए कहते हैं 2024 में सरकार बनने के बाद क्यों हुआ? ये भी तो कभी पूछा करिए, 370 आते ही क्यों नहीं हटाया, 2019 क्यों लगा दिया? ये सवाल सर टाइमिंग को लेकर, ये सरकार को कई काम करने हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें हर बार आप ये सवाल पूछेंगे कि अभी क्यों? भाई हर थोड़े समय बाद तो एक चुनाव होता है, हर समय बाद एक चुनाव होता है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, तो उस पर भी सवाल उठाते हैं आप। इसीलिए अरे भाई कोई ना कोई चुनाव तो होता ही रहेगा। आज ये है, कल बंगाल आ जाएगा, फिर यूपी आ जाएगा 2027 में। शादाब साहब, इस बीच में उत्तराखंड भी आएगा, वहां पर यूसीसी लगाया, उसका भी विरोध था। तो जो भी कार्रवाई होगी उस पर सवाल उठेगा। देखिए सुचरिता, मैं बहुत दूर बैठा हूं, इसलिए वहां जो डिस्कशन हुआ मैं सही से सुन नहीं पाया। जी। मैं जवाद जी को जितना सुन पाया हूं, वो कह रहे थे कि शादाब शम्स ने कहा कि यहाँ एनआरसी ही चल रहा है। मैंने कहा ये एनआरसी नहीं है, लेकिन अगर एनआरसी है भी तो क्या दिक्कत है? एनआरसी कहते हैं नेशनल सिटीजन चार्टर। सऊदी अरेबिया का एक नेशनल सिटीजन चार्टर है, अमेरिका का नेशनल सिटीजन चार्टर है, इंग्लैंड का नेशनल सिटीजन चार्टर है। सब देशों ने अपने अपने नेशनल सिटीजन चार्टर बनाए। मैं कोई धर्मशाला है क्या भारत? कोई भी आए, घर में रहे और रहे तो रहे, वोट भी दे के सरकार भी वो बनाएगा हमारी। ये क्या चलेगा? ये कहाँ का ड्रामा है भाई? देश के अंदर पूरी दुनिया में, अरे आप बोले, मैंने सुना, मैं दूर बैठा हूं, दोनों बाहर हैं, दूर बैठा हूं, फिर आप इंटरजेक्ट करिए। जी, मैंने कहा मुसलमान हज के लिए जाता है, मैं भी हज करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। हम हज करने के लिए जाते हैं, कितना बढ़िया दीनदार मौलाना हो, बड़े बड़े मौलाना जितने यहाँ विरोध कर रहे हैं, वो अरब चले जाएंगे, आप 1 महीना रहिए, 2 महीना रहिए, 4 महीना रहिए, 6 महीना, वो वापस आपको अपने देश आना पड़ेगा। वो कहते हैं अंताफी हिंदी, आप हिंदी हैं, आपका मुल्क है, वहां जाइए। कितने भी बड़े मौलाना हो जाए, कोई किसी को अपने देश में नहीं रखता। मैं क्यों रखूं? मैं धर्मशाला हूं क्या? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं ये कह रहा हूं जो मेरे देश के, मैं पहले अपने देश को खड़ा कर लूं। अभी मैं बाकियों की ठेकेदारी मैं क्यों लूं? और इतना पेट में दर्द, अपने लोगों को जो है उनकी चिंता कर लीजिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अरे जो देश में है उनकी चिंता हो नहीं रही है, घुसपैठियों की चिंता आपको बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं छूट रही है। आपको लगता है राजनीति करते रहो, मस्जिदों में बैठ के मीटिंग्स करो अपनी। सर अभी हम बात तो सही कह रहे हैं ना, देश की जनता और हमारे जैसा देश जहां आबादी विस्फोट भी है, ये बात सही है। हमारे जैसा देश, ऐसा भी नहीं कि हमारी आबादी कोई कम है, हमें पहले अपने लोगों की चिंता करनी है कि नहीं। हमने बहुत से लोगों को आश्रय दे रखा है, ये हकीकत है, क्योंकि हम मानवता वाला देश भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि सबको वोटिंग राइट्स दे दें। वरुण जी जल्दी से रशीदी जी को लीजिए स्क्रीन पे। सुचारिता जी मुझे चाहिए, माफी के साथ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू किया। यूनिफॉर्मिटी देश के अंदर आनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसी चीजें आएंगी, उसमें विरोध। अरे कब तक विरोध करोगे? क्या देश को आगे नहीं बढ़ाना? तमाम दुनिया के देशों ने अपने आप को विकसित बनाने के लिए यूसीसी लागू किया, आखिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, वरुण जी जल्दी से जवाब। सुचारिता जी, मैंने आपको फिर कहा, ये हर चीज में मिलिशिया फॉर्मेट की सी बात करते हैं। ये चाहे जैसे विपक्ष काम करे, ये चाहे जैसे विपक्ष बोले। अरे भाई विपक्ष का क्या? नहीं और क्या बात है? हर बात में विपक्ष ऐसे क्यों कर रहा है, विपक्ष ऐसे क्यों कर रहा है? ये चाहेंगे जैसे करेगा विपक्ष, तो फिर बचाई क्या देश के अंदर लोकतंत्र? ये जो माइंडसेट है ना, इसका विरोध करता हूं मैं। अगर कोई बात है पॉजिटिव तो कर दीजिए ना वरुण जी, इसका उल्टा कर दीजिए। अभी रशीदी साहब ने एक बात कही थी, रशीदी साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का विरोध क्यों कर रहे हो? तो आपने जो बात इन्हें बोली कि ये मिलिशिया है, ये हर चीज में विपक्ष को बोलते हैं,
वही चीज रशीदी साहब कह रहे थे कि हर मुद्दे पर आप क्यों विरोध करते हैं, सरकार कुछ भी लाए। एक मुझे ऐसा बता दीजिए मुद्दा वरुण जी जिसका समर्थन आपने किया हो सरकार के साथ और खुलकर किया और कहा हो इस सरकार के साथ है, बताइए। 11 साल में इन्होंने काम क्या किया? नोटबंदी सही करी, कुछ जीएसटी ढंग से लगाया, आम जनता बेरोजगार हो गई, हिंदू करते हैं, हिंदुओं के बच्चे सड़कों पे आ गए, सारे धंधे पानी बंद हो गए और ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं आप पॉजिटिव 370 हटाया। मैंने बोला कि भाई सही हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला सही हुआ, लेकिन आप मुझे नहीं जो गुमराह की बात कर रहे हैं, दो बात मेरे ऊपर ले लीजिए। तो ये कहते हैं कि भाई आएंगे वापस तो 370 लाएंगे, इन्होंने ये भी कहा 370 एब्रोगेट किया, नहीं करने देंगे, वापस लगा। ये एक बार रशीदी साहब लोग इन्होंने क्या कहा? रशीदी साहब अभी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, हर मुद्दे का विरोध और उसके सेंटर में मुसलमान आ जाते हैं, उसके सेंटर में मुसलमान आ जाते हैं, हर चीज में उन्हें लगता है कि भाई भड़काना है तो मुसलमान वाला दाव। अब नया दाव आ गया, मुसलमानों के साथ अल्प ओबीसी दलित भी जोड़ रहे हैं। यहाँ जवाब साहब कह रहे हैं सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है, ओबीसी के खिलाफ भी है, दलितों के खिलाफ भी है, ये नया वाला फॉर्मूला है, महिलाएं भी है भाई, किसी को छोड़ नहीं रहे। रशीदी जी, सुचारिता जी, देखिए इस देश में हो क्या रहा है उसको समझिए आप। हाँ। जिस पार्टी का जो भी वोट बैंक है वो उसको डरा रहा है। अगर किसी का वोट बैंक मुसलमान है तो वो मुसलमान को डरा रहा है, अगर किसी पार्टी का वोट बैंक हिंदू है तो वो हिंदू को डरा रहा है। अच्छा, यहां डर की राजनीति चल रही है, डरा की राजनीति चल रही है। सवाल ये है, भी वरुण पुरोहित ने कहा कि हमने 370 का जो है विरोध नहीं किया। इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस के जमाने में जब उनकी सरकार थी 370 में बचा क्या था? सिर्फ एक क्लॉज हटाया है भारतीय जनता पार्टी ने, 35A, कि भाई जमीन ले सकता है आदमी कोई भी वहां जाके। इसके अलावा उसमें बचा क्या था? और ये कह रहे हैं जी हमने उसका विरोध नहीं किया। अरे उसको तो पहले ही खत्म कर दिया था आपने, उसको तो आप पहले ही खत्म कर चुके थे। आपने सुना नहीं है? वो तो जर्जर इमारत थी, एक धक्का देने की जरूरत थी, गिर गई। वो जर्जर इमारत भी गई तो उसका विरोध कौन कर रहा है? दूसरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला किसी के, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। रशीदी शरीफ साहब कर दीजिए। हाँ पुरोहित जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको राजनीति करनी है, विपक्ष को राजनीति करनी है, तो मुसलमान का नाम लेकर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? दाढ़ी टोपी का नाम लेकर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? अरे हम देश की जो मेन मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं उठाते? आइए सड़क पर, आपके अंदर हिम्मत तो है नहीं बाहर सड़क पर आने की। सड़क पर तो आप निकलते ही नहीं, या तो आप पार्लियामेंट में बैठेंगे। ये देखिए वो खुला चैलेंज दे रहे हैं वरुण जी, वरुण जी वो कह रहे हैं दाढ़ी टोपी के नाम पर राजनीति करते, सड़क पर नहीं उतरते, सड़क पर नहीं उतरते। पहले भी तो लोग आते थे। नहीं, राशि शरीफ साहब से पूछ लीजिए, प्रेम शुक्ला जी से पूछिए। प्रेम शुक्ला जी कॉन्फ्रेंस नहीं करते। नहीं, वरुण जी उन्होंने जो सवाल पूछा, विपक्ष का आदमी भाई हर मुद्दे पर मुसलमान को लेकर राजनीति हो रही है। प्रेम शुक्ला जी अब वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो सड़क पर उतरकर दिखाइए मुसलमान के नाम पर, आप सिर्फ बयानबाजी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको लग रहा है? वो ये भी कह रहे हैं कि जिसका वोटर हिंदू है वो हिंदू को भी डराता है, मतलब आप पर भी है कटाक्ष। हम किसी को नहीं डराते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, हम सबका विश्वास हासिल करने की बात करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ जो है मुसलमानों का साथ, मुसलमानों का विकास और मुसलमानों को डराना, इसी पर की राजनीति उनकी टिकी हुई है। और 1952 के चुनाव से लेकर 2024 के चुनाव तक उन्होंने मुसलमानों को डराने के अलावा, मुसलमानों को इस देश से अलग करने की प्रक्रिया के अलावा कुछ नहीं किया है। उनको यहाँ तक कर दिया कि मुसलमानों को लगने लगा कि हम यहाँ के सुपर सिटीजन्स हैं, कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। साहब किसने ये कागज नहीं दिखाएंगे उनको बताया? कागज फाड़ दो, किसने सिखाया उनको? मुसलमानों को। सीए आ जाएगा तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, किसने डर फैलाया? अनुच्छेद 370 संशोधित हो जाएगा तो मुसलमानों के हक बाधित हो जाएंगे, किसने अफवाहें फैलाई? आप जो है मुसलमानों को जो है ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिल जाएगी मुस्लिम स्त्रियों को, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर आप जो है हमला हो जाएगा, शरीयत पर हमला हो जाएगा। ये किसने डराया मुसलमानों को? शाहबानों का हक किसने छीना? कौन था वो? क्यों छीना गया? ये सारी चीजें जो है मुसलमानों को सतत जो है तुष्टीकरण के नाम पर उनको विकलांगता में ढकेलने का काम
वो सेकुलर दलों ने सुनियोजित ढंग से किया है। साजिद रशीद जैसे कुछ लोगों ने अब ये प्रश्न पूछना शुरू किया है, प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, राशिद शरीफ साहब, यहाँ पर एक प्रेम शुक्ला भी है। शुक्ला जी जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों के राम की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ने की है इस देश में इतने साल, और मुसलमानों को कुछ मिला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी भी है जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर डराना बंद कीजिए। तो वो तो खुद यहाँ पर मैं कह रही हूँ टोपी दाढ़ी वाले मुसलमान है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो राशिद शरीफ साहब, आप पहले मौलाना साजिद रशीदी को जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, मैं तो शुक्ला साहब को भी जवाब देना चाह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वाकई है सो आपकी नीति बहुत अच्छी है। तो आप हिंदुओं की बात करते हुए, आप ऐसे दूसरी बात करते हुए आप डेवलपमेंट पे वोट लेके बताओ ना भाई। आप वाकई इतने जबरदस्त काम करे हुए हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान को इस तरीके से जोड़े हुए आप, तो हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लेके आप जीत के बताओ ना। आप अगर वाकई आप में इतना दम है तो जो गाय का गोश्त जो टनों से जा रहा है हिंदुस्तान से, आप उसको रोक के बताओ ना। क्यों ये झूठ बोल रहे, क्यों ये धोखा दे रहे, आपके खुद के भाइयों को आप धोखा दे रहे। अरे कुछ आपको लग रहा है इस सरकार को विकास के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है? मौलाना नहीं सुनिए, जो राशिद शरीफ साहब कह रहे हैं अगर इतना दम है तो विकास के नाम पर वोट लेकर दिखाओ। तो मुझे बताइए फैज साहब, क्या ये विकास के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है इस सरकार को? ये बताइए, प्रधानमंत्री श्री मैं आ रही हूँ राशिद साहब, एक सेकंड सुनिए। 3 टर्म से प्रधानमंत्री हैं। केवल जाति धर्म की राजनीति 3 टर्म का चुनाव नहीं जिता सकती। देश में विकास हो रहा है, देश में परिवर्तन आ रहा है, वादों को पूरा किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, देश के सबको प्रतिष्ठा मिल रही है। एक मिनट में उनके लिए महंगाई बढ़ रही है, बोलो कार्ड योजना चल रही है। आने के बाद महंगाई बढ़ रही है, आप 3 टाइम आने के बाद दूरियां बढ़ रहे हैं हिंदू मुसलमान में। 3 टाइम आने के बाद देश तबाह हो गया। उद्योगपति का नाम नहीं होना चाहिए। के बाद देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति विकास के नाम पर नहीं है वोट, अडानी जी विकास के नाम पर वोट नहीं है। टाटा जी, बिरला जी, वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस दौर में बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। अरे चंडीगढ़ में नंगी आंखों से जिस तरीके का तमाशा हुआ वो सबने देखा। वो कांग्रेस ने देखा। किसने लूटा लोकतंत्र को? सुप्रीम कोर्ट ने लूटा। वो कांग्रेस को कह रहे हैं इनकी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है? ओ मिस्टर, पीछे से कांग्रेस के प्रवक्ता हो तुम। वो कांग्रेस को कह रहे हैं तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है? Who are you? Who are you? अभी कह रहे हैं एनआरसी आ गया पीछे से कांग्रेस ही आ गया, पीछे से एनआरसी नहीं आया, पीछे से ये कौन है? इनके नाम के साथ क्या लिखा है? इनके नाम के साथ क्या लिखा है? कांग्रेस के राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस ही लिख कर आओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर छूट के बैठे हैं, पीछे से एनआरसी नहीं आया है, कांग्रेस ही आया है। सवाल का जवाब चाहिए बस। सुनिए अच्छा एक सेकंड बात कर रहे हो। अरे वहाँ पर एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रुकिए भाई, एक मिनट। अच्छा भाई, बहुत स्टूडियो में कई बार बहुत हीटेड। अच्छा एक मिनट सारे सब प्रेम शुक्ला जी, मुझे बस एक सेकंड, एक सवाल। ठीक है, सब हिंदू हिंदुस्तानी है भारत के। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आखिरी सवाल है, बस समय बिल्कुल नहीं है, मुझे बस ये बता दीजिए विकास के नाम पर नहीं है, ये राजनीति के नाम पर हो रहा है। हाँ जल्दी से राशिद जी आ रही। हाँ प्रेम जी बोलिए। पूरी तरह से विकास के नाम पर है। पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि भारत ब्राइटेस्ट स्पॉट है वर्ल्ड इकोनॉमी का। अब किसी एक जो है टोपी वाले ने, जिसको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी बोल दे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है, पूरी दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कह रही है कि भारत ने 11 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। तो किसकी बात मानी जाए? देखिए मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली जानती हूँ कि चुनाव आयोग ने अपनी मंशा साफ कर दी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अब बिहार के बाद बंगाल, यूपी, हर जगह ये वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि फर्जी वोटर, मृत वोटर, घुसपैठिए वोटर, इनकी पहचान हो, इन्हें अलग किया जाए वोटर लिस्ट से। इससे किसे समस्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत के लिए
MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।